चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी मास्टर। और एक शिकायत है दोस्तों मुझे आपसे कि आप लोग ना ही तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को शेयर करते हैं। इतने सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, ना ही वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। अगर आपको किसी एक स्टूडेंट को भी फायदा हो रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो और आगे स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाया करो ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी फायदा हो। हम यहाँ पर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि हमसे पढ़िए और इससे हेल्प लीजिए और हमारी भी थोड़ी हेल्प कीजिए ताकि हम भी आपके लिए बढ़ चढ़कर बढ़िया से बढ़िया लेक्चर लेकर आ सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा चैप्टर, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको हम इंडियन इकोनॉमी के दूसरा चैप्टर करेंगे नेशनल इनकम। आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? नेशनल इनकम। आई होप आप लोग नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ के आए होंगे। नहीं पढ़ा तो एक बार क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद जाकर नेशनल इनकम चैप्टर, जिसको कि राष्ट्रीय आय बोलते हैं, राष्ट्रीय आय चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और कुछ लोग इसकी पीडीएफ मांग रहे थे कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। और अगर किसी को टेलीग्राम नहीं चलाना है, टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग नीचे एक लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके studymasterofficial.com पर जाकर भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आप बाद में जब रिवीजन करना चाहें तो क्वेश्चन की रिवीजन भी आप लोग अच्छे से कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप, किसी भी देश के अंदर अगर उसकी आर्थिक वृद्धि है तो उसकी हम मेजरमेंट किस तरह से करेंगे? सकल घरेलू उत्पाद से, शुद्ध घरेलू उत्पाद से, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से, या फिर प्रति व्यक्ति उत्पाद से? किससे करेंगे? प्रति व्यक्ति उत्पाद से। किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का माप कैसे होता है? प्रति व्यक्ति उत्पाद से। राइट आंसर क्या है? डी। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी भी एक दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या हो सकती है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। तो ये नेशनल इनकम नहीं होती है, तो जीडीपी की फुल फॉर्म है। सकल घरेलू उत्पाद की फुल फॉर्म है ये। कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर, ये भी गलत है। सभी व्यक्तियों की व्यक्तित्व आय के योग के बराबर होगी, नहीं। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी देश की राष्ट्रीय आय। ठीक है, दी गई अवधि के अंदर देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? पीसी महालनोबिस। महालनोबिस से ध्यान रखना, पीसी महालनोबिस। राइट आंसर है बी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आरबीआई, योजना आयोग, सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा? तो किसके द्वारा ये किया जाता है? तो ये सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? देखिए, वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, या फिर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की स्थिर वृद्धि। तो राइट आंसर क्या है? हमने पहले ही देखा था आर्थिक वृद्धि का संबंध किससे है? प्रति व्यक्ति आय की स्थिर वृद्धि से है। तभी आर्थिक वृद्धि होगी जब वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में इंक्रीमेंट होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो योजना आयोग बिल्कुल नहीं, वित्त मंत्रालय नहीं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय बिल्कुल सही है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आरबीआई भी नहीं करता, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ही भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने दिया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी।
इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है, उस पुस्तक में इन्होंने बताया था, उस पुस्तक का नाम लिखिए। मैंने जो इम्पोर्टेंट बुक्स वाला लेक्चर दिया था उसके अंदर आपको सारी इम्पोर्टेंट बुक्स करवाई थी। तो जिन्होंने वो देख लिया उनको पता होगा कि दादा भाई नौरोजी की बुक का क्या नाम है, वो कमेंट कर दीजिए। जिनको नहीं पता वो जाके वो लेक्चर देख लीजिए जिसमें ये सारी बुक्स मैंने आप करवाई हुई हैं, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन हर बार उसी एक लेक्चर में से 10 से 12 मिनट का लेक्चर है, और 1 या 2 क्वेश्चन आपको उसमें से हर बार मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम देने आप लोग पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इसमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता? सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, या फिर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर आर्थिक विकास की कल्पना के बारे में बताया गया। तो विश्व बैंक से कोई भी अगर हम वित्तीय सहायता लेते हैं, वित्तीय सहायता में वृद्धि होती है, तो उसके अंदर आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जाती। बैंक से हम कोई सहायता ले रहे तो वो आर्थिक विकास नहीं होता, वो तो हालांकि हमें उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। पद राष्ट्रीय आय निरुक्त करता है। राष्ट्रीय आय से क्या मतलब है? बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर, राष्ट्रीय आय का क्या मतलब है यहाँ पर? बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर या विदेश से प्राप्त निवलकारक आय जोड़कर, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर राष्ट्रीय आय निरुक्त करता है। राइट आंसर क्या है? सी। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर उसमें सब्सिडी जोड़ देते हैं, वो हमारी राष्ट्रीय आय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। किसी भी देश का जीवन स्तर किसके द्वारा प्रतिबिंबित होता है? देख लीजिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय से पता चलता है कि इस देश के नागरिक कितने खुशहाल होंगे, उनका जीवन स्तर क्या होगा। अगर एक देश में मान लीजिए, मैं अभी आपको बता दूं, एक देश में कोई लोग 100 रुपया एक महीने का कमा रहे हैं और दूसरे देश में कोई लोग 200 रुपये महीने का कमा रहे हैं, तो देख सकते हैं आप लोग जो 100 कमा रहे हैं शायद वो उनके पास कम खाने को मिले और 200 वालों के पास कुछ खाने को मिले और कुछ ये सेव भी कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा यहाँ पर कैपिटा इनकम होगी उस हिसाब से उसका जीवन स्तर होता है, उस हिसाब से उसका जीवन स्तर या फिर उसका लाइफ का जो लेवल है लाइफ का, वो हमें पता चलता है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम मेंस के अंदर लिख के एग्जामिनर को बता सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है कि उसने क्वेश्चन पूछा है, आपको उसी क्वेश्चन का उसी की लैंग्वेज में आंसर देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहता है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़े हैं तभी आपको बिल्कुल चीजें आसानी से पता लगेंगी। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ रखी हैं, प्लीज प्लीज ये चैप्टर पढ़ के आया करो, पढ़ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, या फिर इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, इस क्वेश्चंस को करने के बाद एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लिया करो, चैप्टर को पढ़ लिया करो। जब आप चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपको चीजें फिर याद रहने लग जाएंगी। और अगर किसी को ये समझ में आ रहा कि कौन सी बुक्स पढ़ें या फिर कहाँ से पढ़ें, तो आप स्टडी मटेरियल परचेज कर लो। स्टडी मटेरियल में सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करके दी हुई हैं। उसमें आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे जो कि आप एग्जाम से जस्ट पहले शॉर्ट नोट्स से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने के लिए बोला गया है। पिछले दशकों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है, तो नहीं बढ़ रही। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी हो रही, तो राइट आंसर क्या है? बी। केवल 2 यहाँ पर सही है। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो भारत में हाल ही में, उस समय का क्वेश्चन है ये, RAS 2013 में है। तो ऐसे जो मैं करंट अफेयर आपको करवाता रहता हूँ, करंट अफेयर के अंदर आपको सारी चीजें जितने भी इकोनॉमी में, पॉलिटी में जो भी चेंज हो रहे हैं वो सारे आपको बताए जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में क्या चेंज हुआ है। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है?
तो आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया। तो बिल्कुल ठीक है, आधार वर्ष बदल दिया गया है और गणना की विधि में भी बदलाव कर दिया गया है। तो राइट आंसर क्या है? ए। चलिए मुझे ये बताइए कि आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? मैंने लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है, नोट्स के अंदर बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, तो बता दीजिए आप लोग अगर आपको पता है। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? यदि एक दी गई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों ही दोगुनी हो जाएं, तो जो वास्तविक आय होगी, एक्चुअल इनकम होगी, वो क्या होगी? वो अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि कीमतें भी बढ़ गई हैं और आय भी बढ़ गई। मान लीजिए किसी की आय बढ़ती है, तो कीमत बढ़ जाए तो क्या वो उतना ही खरीद पाएगा? मान लीजिए किसी के पास 50 रुपए हैं और वो 50 रुपए किलो ही आम खरीद कर खा रहा है, उसके बाद उसकी इनकम होगी 100 रुपए और आम का प्राइस भी 100 रुपए किलो हो गया। तो कुछ भी अपरिवर्तित, वास्तविक आय तो अपरिवर्तित रही, क्योंकि वो पहले भी 1 किलो आम ले पा रहा था, अभी वो 1 किलो आम खरीद पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को इस तरह से, ये क्वेश्चन का नेचर रहता है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? तो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय की दर धीमी है? देख लीजिए। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, बिल्कुल सही है। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बिल्कुल आपको पता है भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज हो रही है। पूंजी निर्माण की ऊंची दर, तो पूंजी निर्माण की दर बहुत लो है। वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर, तो ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है? 1 और 2 डी। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर जो है नीचे दिए गए कोटों से सही हमें बताना है, तो राइट आंसर है डी। 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चय किया गया था किसके द्वारा? तो अभी हमने जो पीछे एक बुक के बारे में डिस्कस किया था उसके अंदर लिखा गया है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। बुक का नाम फटाफट से कमेंट कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ बार बार क्वेश्चन इसी बुक से पूछे जाते हैं, नाम कमेंट करके मुझे बता दीजिए ताकि दूसरों स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए यहाँ पर। तो ये बुक 1867-68 में लिखी गई है, उसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। तो एक तो ये आईएएस लेवल के क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते मतलब समझ में नहीं आता कि कह क्या रहा है और पूछना क्या चाहता है। चलिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। तो जब यहाँ पर स्थिर मूल्य होते हैं वहां पर प्रति व्यक्ति के अंदर उसकी मुद्रास्फीति का, महंगाई का, इन्फ्लेशन रेट का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है कि इन्फ्लेशन में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसलिए वहां पर कोई चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, राइट आंसर क्या है? सी। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? ऊंची जन्म दर, विदेशी सहायता का नीचा स्तर, नीचा ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात या फिर ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात। तो भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर का कम होने का कारण यहाँ पर क्या है? तो देख लीजिए, ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात। राइट आंसर क्या है? डी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपको है स्टेट पीसीएस में भी देखने को मिलते हैं और यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। क्वेश्चन रिपीट होना हो लेकिन ऑप्शंस जरूर रिपीट होते हैं। ऑप्शंस 100% रिपीट होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। और एक बार आप लोग पहले ये प्रीलिम्स का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो, प्रीलिम्स के एक बार सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, नियर अबाउट 21 चैप्टर है इकोनॉमी में और 32 के आसपास चैप्टर हैं पॉलिटी में और 28 चैप्टर जियोग्राफी के हैं और नियर अबाउट 29 चैप्टर आपके हिस्ट्री में है, 13 चैप्टर ही आपके इन्वायरमेंट में है और 24 चैप्टर आपके साइंस में है। तो सभी को एक एक करके मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो नियर अबाउट ये बन जाएंगे सारे लेक्चर 200 लेक्चर्स के आसपास ये बन जाएंगे, सारे हम आपको यहाँ पर करवा देंगे, डोंट वरी। इसके अलावा कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग हमें बता सकते हैं।
डेली आपको यहाँ पर लेक्चर मिल रहा है, डेली आपको चीजें यहाँ पर करवाई जा रही हैं। तो कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ चेंज चाहते हैं वो भी हमें बता दो, हम आपके लिए वो चेंज भी कर देंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो फटाफट जाकर उनको भी देख लीजिए, क्योंकि उनमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकेंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।